सो हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम 1857 के रिवोल्ट के बारे में पढ़ेंगे। और ये जितना कि फैक्चुअल डेटा यहाँ पर लिखा हुआ है ये तो हम पढ़ेंगे ही, बट जो नहीं लिखा है थोड़ा सा वो भी जानने की कोशिश करते हैं, यानी कि क्या कॉजेज़ रहे होंगे, क्यों ये रिवोल्ट हुआ, कैसे हुआ, क्या रीजंस थे, वो भी हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। उसके बाद हम ये फैक्चुअल डेटा भी आपको एक्सप्लेन करेंगे। सो ब्रिटिश की जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ थी और जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी, जो भी पॉलिसीज़ थी, उससे पब्लिक जो थी, इंडिया की जो पब्लिक थी, जो जनता थी, वो बहुत डिसकंटेंट थी, बहुत ही असहमत थी, बहुत ही परेशान थी, क्योंकि वो इस तरह की पॉलिसीज़ लेकर आ रहे थे जो उनके लिए, उनके इंटरेस्ट में थी, ना कि यहाँ के लोगों के इंटरेस्ट के लिए थी। तो इंडियन समाज का या यहाँ के जो सोसाइटी थी वहाँ का हर एक सेक्शन जो था वो परेशान था ब्रिटिश नीतियों से। चाहे वो नवाब हो, चाहे वो क्वीन हो, चाहे वो किंग्स हो, चाहे वो पीजेंट्स हो, छोटे लेबर हो, या लैंडलॉर्ड्स हो, ज़मींदार्स हो, चाहे वो मिडिल क्लास हो, एक तरह से सारे ही सेक्शन जो सोसाइटी के थे वो ब्रिटिश की पॉलिसीज़ से बहुत परेशान हो रहे थे। वो कौन सी पॉलिसीज़ थी, कुछ पॉलिसीज़ बता देते हैं, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव इकोनॉमिक रीजंस हम बता देते हैं, प्लस उनका इंटरफेरेंस यहाँ के रिलीजियस कस्टम्स में भी होने लगा। जब यहाँ के रिलीजियस कस्टम में होने लगा तब लोगों ने विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया। तो कुछ पॉलिसीज़ जैसे कि लॉर्ड वेलेस्ले की सब्सिडियरी अलायंस की पॉलिसी, जिसकी वजह से वो बहुत सारे राज्य यहाँ के हड़प चुके थे अंग्रेज़, और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बाय लॉर्ड डलहौजी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू भी बहुत सारे यहाँ के राज्य अंग्रेज़ हड़प चुके थे। सो मिस गवर्नेंस के नाम पे कि इस राज्य में गवर्नेंस नहीं सही से हो रहा है, राजा सही से रूल नहीं कर पा रहा है, इसके नाम पर भी वो बहुत सारे राज्य ले चुके थे। तो ये सब कुछ ऐसी पॉलिसीज़ थी। दूसरी तरफ देखा जाए तो यहाँ के रिलीजन में इंटरफेयर करना, जो सती प्रथा चली आ रही थी उसको रोक देना, जो कि एक अच्छा काम था, पर उस वक्त की जनता के लिए ये उनके रिलीजियस बिलीफ्स में, उनके धार्मिक विश्वास पे इंटरफेयर करने के बराबर था। तो यहाँ पे सती प्रथा को रोकना, विडो रीमैरिज के लिए विडो रीमैरिज के लिए बोलना, ब्रिटिशर्स का कहना था कि विडो रीमैरिज होनी चाहिए। चाइल्ड की जो मैरिज की बर्थ जो ईयर था, जो साल था, कितने साल में शादी हो सकती है, वो बढ़ाना। तो ये सब कुछ ऐसी पॉलिसीज़ थी जो इंडियंस को, या यहाँ पे रह रहे जो अलग अलग वर्ग था, समाज था, उसको बहुत ज़्यादा खल रही थी, परेशान कर रही थी। तो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल ऑब्वियसली अलग अलग पॉइंट्स में, अलग अलग इंडिया के पॉकेट्स में स्टार्ट हो रहा था। कहीं कोई ट्राइबल मूवमेंट, कहीं कुछ चल रहा था, बट वो बहुत ही लिमिटेड था, क्योंकि एक सेक्शन कर रहा था, कोई एक सेक्शन, कोई एक समाज कर पा रहा था, कोई एक ट्राइब कर पा रही थी, और एक पर्टिकुलर जगह पे कर पा रही थी। तो इस तरह के जो रिवोल्ट थे वो बहुत अलग अलग जगह पे थे, बहुत लिमिटेड थे। बट एक जो थोड़ा मास लेवल पे, जो बड़े एरिया में रिवोल्ट हुआ, जिसकी शुरुआत यहाँ से हुई थी, वो थी रिवोल्ट ऑफ 1857। सो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की हिस्ट्री में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मूवमेंट है, रिवोल्ट ऑफ 1857, क्योंकि यहीं से टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ। यहाँ पे भारतीयों में, इंडियंस में विश्वास जगा कि हम भी ब्रिटिशर्स को कन्फ्रंट कर सकते हैं और उनको एक मजबूत फाइट दे सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट की बात क्या हुई थी। इमीडिएट कॉज अगर देखें तो इमीडिएट कॉज ये था कि ब्रिटिशर्स ने एक फरमान जारी किया था, एक रूल वो लेकर आए थे आर्मी में। तो ब्रिटिश की जो आर्मी थी उसमें सारे के सारे इंडियंस ही हुआ करते थे, मोस्टली इंडियंस ही हुआ करते थे। तो एक वो रूल लेकर आए, जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट 1856, जिसके तहत अगर ड्यूटी पर ब्रिटिशर्स जहाँ भी ड्यूटी पे बोलेंगे, अगर वो ओवरसीज़ भी हुई, कहीं दूर भी जाना पड़ा, यानी कि कोई नदी या कोई वाटर बॉडी क्रॉस करके भी जाना पड़ा, तो उसमें भी इंडियंस को जाना था, यहाँ के जो आर्मी के मेंबर्स थे उनको जाना था। अब यहाँ की जो रिलीजियस बिलीफ थी वो ये थी कि आप कोई वाटर बॉडी क्रॉस नहीं कर सकते हो। अगर कोई पानी का तालाब, समुद्र या नदी है तो आप उसको क्रॉस नहीं कर सकते हो। उस वक्त की ये ब्राह्मिकल बिलीफ थी, या हिंदूज़ की ये बिलीफ थी। तो ये उनके लिए बहुत डिस्टर्बेंस वाली बात हुई। इससे ज़्यादा डिस्टर्बेंस वाली बात ये थी, जो कि इस रिवोल्ट का इमीडिएट कॉज भी बन गया, वो ये था कि जो नए कार्ट्रिजेस आए थे, जो नए कारतूस आए थे, उसमें काऊ का और पिग का फैट लगा हुआ था, यानी गाय का और पिग का, यानी कि सुअर का फैट लगा हुआ था, जिसकी वजह से जो आर्मी के लोग थे, जो इंडियंस ही थे, वो बहुत भड़क गए। उनको लगा कि ये तो हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट्स के साथ बहुत बड़ा धोखा है कि गाय का और पिग का फैट ग्रीस करना पड़ेगा हमें मुंह से छील कर, तब जाके वहाँ पे कोई स्टार्ट हो पाएगी लड़ाई। तो तब सारे के सारे जितने
जितने भी सोल्जर्स थे वो सब डिसएग्री होने लगे, वो डिसकंटेंटेड होने लगे। तो ये लड़ाई स्टार्ट होती है, कुछ आर्मी के ऐसे मेंबर्स थे, कुछ आर्मी के लोग थे जिन्होंने ऑर्डर्स डिफाई कर दिए, जिन्होंने अपने ऑफिसर के ऑर्डर्स डिफाई कर दिए कि हम तो नहीं मानेंगे और हम ये सब यूज़ नहीं करेंगे। अवध में ही मेरठ एरिया में कुछ ऐसे आर्मी पीपल थे, यानी कि कुछ ऐसे आर्मी के पीपल थे जिन्होंने बोला कि हम नहीं ये ऑर्डर मानेंगे, हम ये काम नहीं करेंगे, हम इन कार्ट्रिजेस को यूज़ नहीं करेंगे, जिसकी वजह से जो ऑफिसर था, जो अंग्रेज़ था, उसने इन सबको जेल में डाल दिया कुछ दिनों के लिए। ये खबर जब बाकी के आर्मी मेंबर्स को पता चली कि कुछ आर्मी मेंबर्स को उन्होंने जेल पे डाल दिया है मना करने की वजह से, काऊ और पिग फैट से, क्योंकि वो ग्रीस था, तो वहाँ जाके तो बहुत सारे और सोल्जर्स जो थे, वो सारे के सारे सोल्जर्स जो थे वो एक साथ जुट होकर वहाँ पहुँच गए और उस जगह पे पहुंचकर उन्होंने अपने साथियों को आज़ाद भी कर दिया और जो वहाँ आसपास जो ऑफिसर लगे हुए थे, अंग्रेज़ हों चाहे इंडियन हो, उनको मार भी दिया ना। ये एक बड़ा विद्रोह बन गया था, क्योंकि जेल से छुड़ाना उनको और फिर आसपास के ऑफिसर्स को मार देना, ये एक बड़ा विद्रोह था। वहाँ से फिर जितने भी सोल्जर्स थे वो चल पड़े थे कहाँ की ओर, वो दिल्ली की ओर चल पड़े थे। तो ये हिम्मत कहाँ से आई थी सोल्जर्स में ऑर्डर्स डिफाई करने के, ऑर्डर्स ना मानने के? वो जो हिम्मत थी वो तो ऑब्वियसली उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे थे, इस वजह से हिम्मत आई थी। बट इसका स्टार्ट अगर देखा जाए तो इस वॉर का बहुत बड़ा नाम है मंगल पांडे। मंगल पांडे जो थे वो 34th नेटिव इन्फेंट्री के एक सिपाही थे। इन्होंने फायर किया था एक मेजर को बरकपुर में। सो बरकपुर में एक सर्जेंट मेजर पे इन्होंने फायरिंग कर दी थी और वो सर्जेंट मेजर मर गया था, जिसके बाद कि मंगल पांडे को 8 अप्रैल को फांसी पे चढ़ा दिया गया था। ये जो फांसी मंगल पांडे को मिली, ये एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन था बाकी के सोल्जर्स के लिए। प्लस इंस्पिरेशन भी था, प्लस उनके लिए गुस्से की बात भी थी कि हमें इस चीज़ का बदला भी लेना होगा कि अब मना करने पे आप इस तरह से फांसी पे नहीं चढ़ा सकते हो। इसके बाद ये वॉर स्टार्ट होती है मेरठ से। मेरठ की जो 3rd नेटिव इन्फेंट्री के जो सोल्जर्स थे, उन्होंने मना कर दिया कि हम कार्ट्रिजेस नहीं यूज़ करेंगे और 10 मई से उन्होंने स्टार्ट कर दिया ये बोलना कि हम नहीं मानेंगे ऑर्डर्स। 12 मई को वो दिल्ली पहुंच गए, दिल्ली कैप्चर करने के लिए। और जो बहादुर शाह जफ़र जो राजा था, आखिरी मुग़ल रूलर था बहादुर शाह, जो सिर्फ एक सिंबॉलिक राजा रह गया था, सारी पावर ब्रिटिशर के हाथ में थी, वो सिर्फ एक सिंबल के नाम पे था। पर वहाँ पर जाके सोल्जर्स ने डिक्लेयर कर दिया कि हम बहादुर शाह को अपना हेड मानते हैं, जो लीनियज चली आ रही थी मुग़लों की, उसका हम उनको अपना हेड मानते हैं और हम अंग्रेज़ों के ग़ुलाम नहीं रहेंगे। हम अंग्रेज़ों को यहाँ से हटाना चाहते हैं और हम बहादुर शाह को एक हेड बनाना चाहते हैं। तो यहाँ से ये वॉर स्टार्ट हो जाती है। जो 1857 की लड़ाई है, इसका जो सिंबल था वो लोटस एंड रोटी को रखा गया था। सिंबॉलिक हेड जो डिक्लेयर किया गया था वो बहादुर शाह को, और जो सेंटर बना, रिवोल्ट का जो सेंटर बना वो था दिल्ली, यानी दिल्ली को यहाँ का सेंटर बनाया गया। देखते ही देखते और भी क्लासेस ने इस रिवोल्ट को ज्वाइन कर लिया, चाहे वो पेजेंट क्लास थी, कुछ ज़मींदार क्लास थी, उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया। और नॉर्थ की बेल्ट में, जो नॉर्थ इंडिया की बेल्ट है, वहाँ पे अलग अलग जगह पे ये रिवोल्ट शुरू हो गई थी और अलग अलग जगह पे अलग अलग लीडर्स ने, इंडियन लीडर्स ने ये कमान संभाली थी। दिल्ली में देखा जाए तो दिल्ली में जनरल बकत खान ने वहाँ पे कमान संभाली थी। वहाँ पे जो रेजिस्ट कर रहे थे, जो ब्रिटिश ऑफिसर्स लड़ाई करने में लगे हुए थे, यानी इनको मार गिराने में लगे थे, वो थे लेफ्टिनेंट विलकबी, जॉन निकलसन एंड लेफ्टिनेंट हडसन। कानपुर से नाना साहेब, कानपुर से जो नाना साहेब थे, ये पेशवा बाजीराव टू के अडॉप्टेड सन थे। ये लड़ाई में इसलिए बाकी सबका साथ दे रहे थे क्योंकि एक अडॉप्टेड सन थे और उस वक्त लॉर्ड डलहौजी की एक पॉलिसी आई थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसके तहत अगर किसी राजा और रानी का जो वारिस होता था, जो आगे अगर वो लड़का नहीं होता था और अगर वो उनका अपना पैदा किया हुआ लड़का नहीं होता था, तो उसकी जो प्रॉपर्टी और जितना भी, वो अगला किंग बनने के एलिजिबल नहीं होता था, नेक्स्ट किंग वो नहीं बन सकता था। सो नाना साहेब के एक फ्रेंड थे तात्या तोपे, जिन्होंने इनका बहुत साथ दिया था। बट तात्या तोपे का एक फ्रेंड था मान सिंह, जिसने धोखा दिया था इस रिवोल्ट में उनको। सो ये अपने आप में एक कहानी है। नाना साहेब के अगेंस्ट जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स कानपुर में थे, वो थे हग व्हीलर, सर कॉलिन कैम्बल। लखनऊ से बेगम हज़रत महल थी और हज़रत महल ने भी एक अडॉप्ट किया था सन बिरजिस कादिर, जिसको लेकर वो लड़ रही थी। और लखनऊ का केस इसलिए स्पेशल है क्योंकि यहाँ पे जो 3 ब्रिटिश ऑफिशियल्स आए थे, इनको मार गिराया गया था, यानी इनको अपनी ज़िंदगी, ये दे लॉस्ट देयर लाइव्स, इनको यहाँ पे पूरी तरह से मार दिया गया था। सो हेनरी लॉरेंस, हेनरी हैवलॉक एंड जनरल नील। सो हेनरी लॉरेंस एंड हेनरी हैवलॉक दोनों के दोनों मारे गए थे युद्ध फील्ड में।
नेक्स्ट बिहार से देखें तो कुंवर सिंह जिनके अगेंस्ट विलियम टेलर थे, इलाहाबाद से लियाकत अली जिनके अगेंस्ट वहाँ पे कर्नल नील थे, बरेली से खान बहादुर, फैज़ाबाद से मौलवी अहमदुल्ला और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई लड़ी थी। रानी लक्ष्मीबाई फेमस हैं, सब जानते हैं उनकी कहानी के बारे में कि क्या से कैसे क्या हुआ। रानी लक्ष्मीबाई की जो समाधि है वो ग्वालियर में बनाई गई थी और जो ये बॉर्न हुई थी वाराणसी में। जनरल हागरोस थे जो यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई के अगेंस्ट झांसी में लड़ रहे थे। जब ये पूरी की पूरी वॉर हो गई उसके बाद, क्योंकि इंडियंस के पास इतने वेल इक्विप्ड हथियार नहीं थे, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी जितनी कि उस वक्त के ब्रिटिशर्स के पास थी वॉर में जीतने के लिए, और क्योंकि पूरा का पूरा भारत इसमें एक साथ नहीं आया था, इसमें सिर्फ नॉर्थ इंडिया के ही कुछ किंग्स एंड क्वींस कुछ लोग थे जो इस लड़ाई में लड़ रहे थे। अगर वेस्टर्न इंडिया, सदर्न इंडिया और ईस्टर्न इंडिया की बात की जाए तो वो लोग इसमें इन्वॉल्व्ड नहीं थे। ये नॉर्दर्न बेल्ट की मोस्टली एक वॉर थी, एक विद्रोह था। इस वॉर में जो इंडियन साइड के लोग थे वो हार गए थे और ब्रिटिशर्स जीत गए थे। इसके बाद एक क्वीन का प्रोक्लेमेशन आया 1 नवंबर 1858 में। 1 नवंबर 1858 में इलाहाबाद से लॉर्ड कैनिंग ने क्वीन का प्रोक्लेमेशन पढ़ा जिसमें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पास किया गया था, जिसके बाद से कि पूरा का पूरा जो ब्रिटिश जो रूल कर रहा था यहाँ पे कंपनी रूल से, कंपनी से हटाकर क्राउन की तरफ रूल चला गया था। यानी अब जो यहाँ पे रूल होगा वो ब्रिटिश क्राउन का होगा, पार्लियामेंट का होगा, ना कि कंपनी का होगा। यहाँ पे जो सिपाही, यहाँ पे कुछ ऐसे ब्रिटिशर्स थे जिसने इस पूरी वॉर को, रिवोल्ट को अलग अलग नाम दिया। एक ब्रिटिशर्स थे लॉरेंस एंड सीले जिन्होंने इस पूरी लड़ाई को सिपाही म्यूटिनी बताया, यानी सिपाही विद्रोह। ये एक सिपाही का विद्रोह था, ये बस एक सिपाही विद्रोह था, कोई बहुत बड़ा फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोला जाना इसको सही नहीं है। तो ये लॉरेंस एंड सीले का कहना था। वहीं जेम्स आउट्राम एंड डब्ल्यू टेलर का कहना था कि ये कॉन्स्पिरेसी थी, यानी कि एक साजिश थी बस, और कुछ नहीं। दूसरी तरफ देखा जाए कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो इस रिवोल्ट से रिलेटेड है, जो इंडियंस ने लिखी थी। इस रिवोल्ट को लेकर जो ऑफिशियल हिस्टोरियन माने जाते हैं वो है एस.एन. सेन, जिन्होंने 1857 करके एक बुक लिखी है, एस.एन. सेन, हु इज़ ऑल्सो ऑफिशियल हिस्टोरियन। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो बुक है वो वी.डी. सावरकर ने लिखी है, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक अबाउट दिस वॉर। नाउ द सिपाही म्यूटिनी एंड रेबेलियन ऑफ 1857 एक किताब है जो आर.सी. मजुमदार ने लिखी थी, जिसमें इन्होंने ये भी बोला था कि ये जो वॉर थी ये नाइदर इंडिपेंडेंस की वॉर थी, यानी कि ये किसी इंडिपेंडेंस के लिए वॉर नहीं थी, ना ये फर्स्ट वॉर थी, क्योंकि इस तरह की वॉर और भी ट्राइबल वॉर्स चल रही थी अलग अलग जगह पे, बट जो अलग अलग जगह पे ट्राइबल वॉर और सन्यासी रिवोल्ट और ये सब तरह के छोटे छोटे रिवोल्ट चल रहे थे, बहुत लिमिटेड थे और बहुत लिमिटेड सेक्शंस के द्वारा किए जा रहे थे। इसमें सोसाइटी के काफ़ी सारे सेक्शंस इन्वॉल्व थे और काफ़ी सारे बड़े एरिया में ये वॉर हुआ था, इसलिए इसको हम एक फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोल सकते हैं। देन एक बुक थी जो एक इंडियन ने लिखी थी और जिसने पहली बार इस वॉर के कॉजेज़ के बारे में लिखा था, वो थे सर सैयद अहमद खान, और बुक का नाम था असबाब बगावत हिंद। सो ये बुक थी जिसने फर्स्ट रिटन कॉजेज़ ऑफ द वॉर लिखा गया था बाय सर सैयद अहमद। नेक्स्ट देखें तो इस वॉर के बाद एक कमीशन बैठाई गई थी जिसमें आर्मी का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था, यानी अब कुछ मेन जगह पे जो ब्रिटिशर्स होंगे आर्मी में वो थोड़े ज़्यादा कर दिए गए थे और इंडियंस को कुछ कम कर दिया गया था। जो रेशियो था इंडियंस का ब्रिटिशर्स का आर्मी में वो चेंज कर दिया गया था अंडर पील कमीशन। सो जो पील कमीशन आई थी वो रीऑर्गेनाइज करने के लिए आई थी इंडियन आर्मी को। उस वक्त जो ब्रिटेन के पीएम थे वो थे विस्काउंट पामरस्टोन। सो ये सारा वो फैक्चुअल डेटा था जो एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो। फॉर द नेक्स्ट वीडियो काइंडली स्टे ट्यून्ड।